नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा की जर्नी कैसी रही, रतन टाटा का जन्म कब हुआ, उन्होंने कैसे शुरुआत किया, स्टॉक मार्केट से लेकर के बहुत बड़ी कंपनी खड़ा करने तक का सफ़र कैसा रहा उनका, इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं, जिससे आप लोगों के जीवन में बहुत सारी सीख मिलेगी कि जीवन में किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए और किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल बात करेंगे कि रतन टाटा जी का बायोग्राफी पूरा कैसा रहा। तो रतन टाटा की जीवनी के बारे में बात करें तो उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा था। जन्म 28 दिसंबर 1937। जन्म का स्थान मुंबई महाराष्ट्र भारत में। पद की बात करें तो पूर्व चेयरमैन टाटा समूह टाटा ग्रुप। उद्योगपति, निवेशक, परोपकारी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बात करें तो रतन टाटा का जन्म भारत के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। वे नवाज बाई और नवल टाटा के बेटे थे। बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया। शिक्षा की बात करें तो स्कूलिंग कैंपियन स्कूल मुंबई और कैथेड्रल एंड जॉन कानन स्कूल। उच्च शिक्षा की बात करें तो कार्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री। आगे की पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम। टाटा समूह करियर की शुरुआत की बात करें तो रतन टाटा ने अपनी करियर की शुरुआत 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर यानी कि कारखाने से की थी। उन्होंने शुरू से ही ज़मीन से जुड़कर कार्य किया, जैसे कि मशीनों पर काम करना, कर्मचारियों के साथ रहना, जिससे उन्हें कंपनी की जड़ों को समझने का मौका मिला। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि रतन टाटा ऐसे थे जिन्होंने, जैसे कि क्या मशीनें होती हैं, जो कि मशीनरी होती है जिससे बिजनेसमैन लोग काम करवाते हैं, और मशीनों को चलाने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो वही लोग काम करते हैं। लेकिन रतन टाटा जी ऐसे थे जो अपने वर्कर्स के साथ मशीनों पर खड़े होकर उन्होंने काम किया, उस पर ध्यान दिया, ताकि उनको मशीनों के बारे में डिटेल में पता चल सके, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए या फिर उसके मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आए, उसके पार्ट चाहिए हों, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, या फिर कभी कर्मचारी नहीं होते हैं, मजबूरी में काम करना पड़ जाए, तो वो सारी चीज़ें वो खुद से मैनेज कर सकें, उनको प्रॉब्लम समझ में आ सके, ताकि वो जब भी मशीनों की सर्विस करवाएं, रिपेयरिंग करवाएं, मरम्मत करवाएं, तो जो कारीगर होते हैं जो उसको बनाते हैं, यानी कि एक तरह से कह लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, वो ज़्यादा पेमेंट ना ले सकें, उनको ठग ना सकें। और ज़मीन से जुड़कर उन्होंने मतलब सबको अपना समझ के काम किया। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा अपने को समझते थे कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा भाव खाऊँ, इतराऊँ, लोगों को भाव ना दूँ। वो हमेशा सबको एक समान समझे, अपने कर्मचारियों को अपने परिवार का हिस्सा समझे। इसीलिए रतन टाटा जी आज महान हैं। जिन्होंने उनके साथ काम करा, चाहे वो छोटे वर्कर हो, बड़े वर्कर हो, किसी भी पद पे हो, उनको अच्छे से पता है कि रतन टाटा कैसे थे। मैंने तो काम करा नहीं है, जो बताया जाएगा वही मैं पढ़ के बताऊंगा। 1991 में जब ये जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया, तब टाटा समूह के कई व्यवसाय बिखरे हुए थे। रतन टाटा ने इन सभी को एक छत के नीचे लाने और आधुनिक बनाने का बीड़ा उठाया। टाटा टी द्वारा टेटली यूके का अधिग्रहण, टाटा मोटर्स द्वारा जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण, टाटा स्टील द्वारा कोरस का अधिग्रहण। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया। टाटा नैनो का सपना। रतन टाटा ने आम आदमी की कार बनाने का सपना देखा
और टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपए रखी गई थी। हालांकि यह कार व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन इसने उद्योग में एक नई सोच को जन्म दिया। एक निवेशक के रूप में भूमिका इनकी क्या रही? रतन टाटा ने नए उद्यमों और स्टार्टअप्स में निवेश करना शुरू किया। उन्होंने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप जैसे ओला, पेटीएम, स्नैपडील, क्यूरफिट, अर्बन लैडर में निजी निवेश किए। इससे वे भारत के सबसे सफल एंजल निवेशकों में गिने जाने लगे। यानी कि रतन टाटा ने न सिर्फ अपनी कंपनी स्टार्ट की, बल्कि बहुत सारे स्टार्टअप को भी इन्होंने फंड दिया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि ओला, पेटीएम, स्नैपडील, क्यूरफिट और अर्बन लैडर जैसे कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ताकि वो कंपनियां अच्छा काम कर सकें, अपने ग्रोथ को आगे ले जा सकें और उससे रतन टाटा जी का इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो बढ़ सके। रतन टाटा जी न सिर्फ अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, वो बहुत सी और कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए। यहाँ तक कि उन्होंने शेयर मार्केट्स में भी अपनी बहुत सारी होल्डिंग रखी हुई है, बहुत सारे कंपनियों में उनके स्टॉक्स भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना काम है तो अपने काम में ही पैसा लगाया जा सके। अपने काम के अलावा अगर आपको लगता है कि पैसे हैं मेरे पास और इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप और ज़्यादा अपने तामझाम को नहीं फैलाना चाहते, नहीं चाहते कि मेरे दिमाग पे और ज़्यादा मेंटली प्रेशर आए और ज़्यादा बिजनेसेस में मैं इन्वेस्ट करूं, तो आप किसी और के बिजनेस में, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, दूसरी कंपनियों में, नए स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका पैसा जो है वो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट रहे और आप जो है अपना बिना कोई भी टेंशन लिए अपने पैसे को बढ़ा सको। हालांकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात ये होती है कि आपको नहीं पता कि वो कंपनी किस स्ट्रेटजी पे काम करेगी, उसका माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से काम करेगी। लेकिन जब कोई बड़ा इन्वेस्टर होता है, बहुत बड़ा अमाउंट लगाता है, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। कंपनी जब किसी इन्वेस्टर से फंड लेती है तो अपना सारा प्लान बताती है और अपने सारे आइडियाज़ शेयर करती है कि वो फ्यूचर में किस तरह से काम करने वाली है, किस तरह से अपने आप को आगे लेके जाने वाली है, किस तरह से उसका ग्रोथ होगा। तो ये सारी चीज़ें जब बताती है तो एक बड़ा इन्वेस्टर होता है उस पर डीपली रिसर्च करता है, सोचता है, समझता है। जब उसको लगता है कि हाँ ये आइडिया इनका सक्सेसफुल होगा, इनकी कंपनी आगे जाके ग्रोथ करेगी, तब वो पैसे देते हैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अगर छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि जब मान लीजिए किसी भी कंपनी का क्या बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, तो उस टाइम पे हम जैसे आप जैसे आम लोग भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम जाके कंपनी के चेयरमैन से, कंपनी के फाउंडर से, कंपनी के CEO से बात नहीं कर सकते डायरेक्टली। हाँ, लेकिन जो भी ऑनलाइन डेटा होता है उसको रीड कर सकते हैं और जो भी कंपनी की सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको समझ सकते हैं कि आगे इनका क्या काम अच्छा चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। उस बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ ये कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी, इसका फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा होगा, तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमें लगता है कि ये कंपनी का जो काम है, जो सर्विसेज हैं, वो आगे चल के ख़त्म हो जाने वाली है या फिर इसमें कोई दम नहीं है, तो उस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो सेम यही चीज़ होता है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट फेस टू फेस बात होती है। कंपनी के चेयरमैन जो होते हैं, कंपनी के फाउंडर जो होते हैं, वो सब आपस में मीटिंग करते हैं और एक इन्वेस्टर को अपना सारा प्लान बताते हैं। देन उसके बाद इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि उसे पैसे देने चाहिए या नहीं। तो रतन टाटा ने ऐसे बहुत सारे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करा है। रतन टाटा का जीवन केवल व्यापार के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा और शिक्षा के लिए भी समर्पित रहा है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए। टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप का एक ट्रस्ट है जिसमें लोगों को फ्री, ट्रस्ट है तो फ्री ही रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास दिए जाते हैं। अब पुरस्कारों की बात करें तो पद्म भूषण उनको 2000 में मिला था,
पद्म विभूषण 2008 में। दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज़ में मानद डायरेक्ट की उपाधियाँ। निजी जीवन की बात करें तो रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 बार शादी करने का मन बनाया, लेकिन किसी न किसी कारणवश वह मुमकिन नहीं हो सका। उनका जीवन सादगी और नैतिक मूल्यों पर भरा रहा। यानी कि रतन टाटा जी, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, जीवन में इतनी उपलब्धियां उनको हासिल हो चुकी थी, वो इतने फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे, उनके बिजनेसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उनके आने वाली 7 नहीं 70 पुश्तें भी बैठ के खा सकती हैं। उनको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो आज के आज सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, सिर्फ उनके जो पैसे हैं वो इन्वेस्टेड रहें मार्केट में, तो भी उनकी 70,000 नहीं 70 लाख नहीं, वो उनकी जितने भी पुश्तें हैं वो चलती जाएंगी। अगर इसी तरह से माइंडसेट उनका रहा तो फिर भी उन्होंने शादी नहीं की। क्यों नहीं की, इसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे दर्शाया गया है कि उन्होंने 4 बार शादी करने का मन बनाया, लेकिन किसी न किसी तरह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। अब हो सकता है उनको 4 बार किसी से प्यार हुआ, किसी न किसी से प्यार हुआ हो, और चारों बार उनको रिजेक्ट कर दिया गया हो। मुझे उतना आइडिया नहीं है कि क्या रीज़न है, लेकिन मैं एक ऐसे मोटा मोटी फेंक रहा हूँ, तो आप लोग को इंटरनेट पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि उनका क्या सीन रहा, क्यों उन्होंने 4 बार शादी करने का मूड बनाया फिर भी नहीं किया। रतन टाटा एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने व्यवसाय को सिर्फ लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि देश के समाज को आगे ले जाने का जरिया माना। वे एक प्रेरणा हैं युवाओं के लिए, व्यवसायिकों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो ज़मीन से उठकर आसमान छूना चाहता है। तो रतन जी का ये रहा एक बायोग्राफी, जिसके बारे में रतन जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।